नमस्कार पहला दोस्तों, पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ और उसके बाद हंगामा ही हंगामा है, सवाल ही सवाल है और सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से एक्शन भी है, लेकिन ये भी कह रहे हैं लोग सरकार झुकी, एसआईटी का गठन, तमाम तरह की जांच, लेकिन उन सबके बीच बेरोजगार संघ वाले परेड मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पर टेंट टप्पड़ लगा के वहीं बैठे हुए हैं। मानवोलबल की स्थिति भी हुई है बल, लेकिन वहां पर कोई भी मानने को राजी नहीं है। लेकिन चाहते क्या है बेरोजगार संघ वाले लोग या अभ्यर्थी, और किस तरीके से इस धरना प्रदर्शन को आके देखा जाए, इस कार्यवाही को देखा जाए, ये जानने की कोशिश करेंगे विदाउट पॉलिटिक्स। यानी कि कोई नेता नहीं, सिर्फ कुछ जानकार लोग जो प्रदेश को जानते हैं और समस्याओं पर, मुद्दों पर बात करते हैं, उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। गजेंद्र रावत जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, जनता की आवाज है, आपका भी स्वागत है गजेंद्र भाई। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत गजेंद्र भाई आपसे ही करने जा रहा हूं। मैं समझने की कोशिश करने जा रहा हूं। आज किसी भी नेता को फोन नहीं किया, और सुबह फोन करने की कोशिश की गई तो ये कह दिया गया कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी वाले प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। उनके जो वो है जो भेजते हैं इधर उधर, भाई साहब ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजेंगे। हमने कहा ठीक है, हम बिना उनके चर्चा करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा हम लोगों के सामने है, हम सब जानते हैं। रोजगार देने में सरकारें विफल रही, हम सब जानते हैं। उन सब के बाद जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनका सवालों से घिर जाना, और उसके बाद ये परेड मैदान में बेरोजगार संघ के लोगों का जम जाना। गजेंद्र भाई, ये तस्वीर क्या कहती है? ये प्रदर्शन, ये मामला, ये मसला कहां पर खड़ा है? अब एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन। चूंकि आपका कहना है कि भाजपा के मीडिया हेड ने आपको कहा है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का काम कर रहे हैं, हम्म। तो अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है कि क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है, या जो इनके प्रवक्ता हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या देना है, या इनकी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। और जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए हैं, पेपर आउट नहीं हुआ है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं 3 पेज आउट होना, पेपर लीक नहीं है, ये तो जो है नकल का प्रकरण है। सुबोध हम्म। उनियाल कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है। खजान दास कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है। तो वही जब आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है, तो आपके प्रवक्ता क्यों नहीं है? और आप अगर इस प्रकार से बैकफुट पर आ जाओगे, तो ये आपके जो खुद के निर्णय उन पर संदेह होगा कि आज जो माहौल है पूरे प्रदेश में बन गया है, जिस प्रकार से देहरादून में इन लड़कों ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, और आज ये पूरे देश में फैल गया है। पूरे देश से इस प्रकार के संदेश आ रहे हैं कि लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस कठोर नकल विरोधी कानून को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई थी, आज जी। उनमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जो है लैप्स कर गया है, इसमें गड़बड़ी हो गई है और पेपर लीक हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप ये मानते हैं कि 12-15 क्वेश्चन ही का एक पार्ट जो पब्लिक डोमेन में है, वो बाहर आया है, तो आप अगर उसको लीक नहीं मानेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो ये गंभीर बात है, और प्रवक्ताओं के भागने से काम नहीं बनेगा, बल्कि आज जिस अंदाज में हमने देखा कि देहरादून के डीएम और पुलिस कप्तान वहां धरना स्थल पर अपनी मतलब सरकार की बात रखने गए थे, ये वही तो लोग हैं जो कल कह रहे थे कि ये जिहादी हैं, यहाँ पर इस प्रकार के भाषण दिए जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, फलां हो रहा है। तो जब आपने वहां पर धारा 163 लगा रखी है, हाँ। पिछले 4 दिनों से वहां पर धारा 163 है, तो आपने जी। वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जिनको आप हम्म। देशद्रोही बता रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उनको नाम दिया जा रहा है, तो आप आखिरकार वो कैसे बैठे हुए हैं? आपने, आपकी पुलिस ने, आपके शासन ने, आपके प्रशासन ने जो वो नारेबाजी कर रहे हैं, जिनको आप गलत मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस धरना पे बैठने वाले, जब आपका कानून कहता है कि 5 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे नहीं होंगे, वो तो जी। 4-5 दिन समय बैठे हुए। आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे? आपने धरना क्यों नहीं खत्म करवाया? तो ये इसका मतलब जो जन भावनाएं हैं, उन जी। जन भावनाओं के सामने ये जो धारा 163 लगाई गई है, वो जी। 163 जो है कहीं कारगर साबित नहीं हो पा रही है। और हम्म। इस प्रकार की धारा लगाने का जो जल्दबाजी में काम किया गया, और अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित जी। रूप से ये तो आपकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल है। हम्म। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होगा। चलिए, मैं आगे आऊंगा, आपसे का तो सवाल और करूंगा। बीजी को चर्चा में शामिल करता हूँ। राजेंद्र बीजी, राजनीतिक चश्मे से आप कितना इस पूरे मामले को देख पा रहे हैं? एक तरफ सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ बेरोजगार संघ खड़ा है, तीसरी तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने ये परीक्षाएं दी,
और वो लोग इस स्थिति में है कि वो कह रहे हैं परीक्षा रद्द होगी बल या नहीं होगी, क्या होगा आगे? पंकज जी, ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जी घटनाएं सिर्फ जो है ये जो अभी जो जो लीक हुआ है पेपर, उसकी जी वजह से नहीं है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो अलग तरह से है। सबसे बड़ी पृष्ठभूमि क्या है कि जो है एक्चुअली में जो है उत्तराखंड में बेरोजगार लोग हैं, और जी वो बेरोजगार जो है सिर्फ एक साल से नहीं, पिछले 10 15 20 सालों से वो लोग प्रताड़ित होते जा रहे हैं। और उनका जी अगर आप ये देखिए, उनके अंदर रोष है। हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में ये रोष है कि भाई उनको जो उनकी क्षमता के हिसाब से, जिस भावनाओं के साथ उन्होंने जो उत्तराखंड का निर्माण करने में एक योगदान दिया था, या यहाँ के लोगों ने अपना वो दिया था, वो उनको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है सरकारों के जो है प्रति उनका रोष है। और आप ये देखिए कि अगर ये नहीं होता तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। हम ये अलग बात है कि वो पेपर लीक हुआ है, वो लीक नहीं है, वो किसी ने सिर्फ सॉल्व करने के लिए किया, ये टेक्निकलिटी की बात नहीं कर रहे। अगर आप असली मुद्दे पे जाएं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं रोष है लोगों में और युवाओं में। और अगर आप ये देखें जिस तरह से मतलब ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में, तो आपको लग रहा है कि एक जगह से नहीं, जैसे गजेंद्र भाई ने बोला, पूरे देश से और इवन देश के बाहर से लोगों, युवाओं के लिए समर्थन है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जहां तक सरकार की बात है, सरकार को इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो वो सरकार को मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल होती जा रही है। और आप ये समझ लो, अगर सरकार को भी ये अंदेशा है कि अगर ये बात बिगड़ गई तो ये कहीं ये जो है सारा दाम उल्टा ना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस सेंसिटिविटी को इसको जितनी भी सेंसिटिविटी है इसको समझना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और आने वाले समय पर जो है किसी न किसी जो बेरोजगारी वाला जो मामला है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। तो जिस तरह से ये बात हुई है। जी गजेंद्र भाई, पेपर लीक हो गया, 3 पन्ने बाहर आ गए, आज उसको 3 4 5 दिन भी हो गए, रविवार का दिन था, आज तो शुक्रवार है। इस बीच हमने कुछ गिरफ्तारियां भी देख ली, बुलडोजर वाला एक्शन भी देख लिया, लेकिन उन सब के बाद मेरे मन में एक सवाल और है। मैं देख रहा हूं इस प्रदर्शन को, आप तो उस प्रदर्शन में जा रहे हैं, उसको कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मुझे कुछ दो धड़ों में बढ़ता हुआ ये धरना प्रदर्शन या पॉलिटिकल छाप इस उसमें दिखाई दे रही है। क्या आप भी देख पा रहे हैं? आप मुझे एक उदाहरण बताइए जिस कारण आप उसको दो फाड़ होते हुए दिख रहे हैं, बताइए। आपने नहीं, ऐसा क्या देखा कि आप कह रहे हैं कि दो गुटों में बढ़ गए, बताइए आप। नहीं, आपके कुछ पास लोग कोई एग्जांपल है? वो कहते हैं कि अब देखिए कार्रवाई हो रही है तो इतना ज्यादा चीजों को नहीं पिंच करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको मान मनोबल और तमाम चीजें। बॉबी पवार के वहां होने और एक और शख्स जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके होने पर भी उसका राजनीतिकरण करने या होने की बात सामने आ रही है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये लोग अब बस राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहां बैठे हैं उन लोगों के पास भारतवर्ष में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, या नहीं मैं वो भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं है इसलिए आपको वो पिंच कर रहे हैं, या आज जन भावना उनके साथ है, हजारों हजार बच्चे उनके साथ में है। वो बच्चे पिछले 5 दिनों से पूरी रात भर वहां जहां डेंगू फैल रखा देहरादून में, वहां सड़क पर सो रहे हैं, वो खुद खाना बना रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये दो फाड़, कहां से दो फाड़ हो रहा है? दो फाड़ दिखाने की जो कोशिश है वो इतनी झूठी साबित हुई कि एक फर्जी तरीके से 3 बस भरकर लाए आप हरिद्वार से। आप हरिद्वार से उन फर्जी लोगों को लाए और आपने वहां शैलेश बगोली जो गृह सचिव हैं उनसे उनकी भेंट कराई। मैं रोतेले जी आपको चुनौती देता हूं, आप और भिक्षुकी कल सुबह सचिवालय के भीतर जाकर देखिए और वो शैलेश बगोली से टाइम मिलने का ले लीजिए। आप, आपको अगले 1 महीने तक टाइम नहीं मिलेगा। आप जाके बोलिए कि हमें जरा सचिव साहब से मिलना है। तो जो लोग अभ्यर्थी नहीं थे, जो एक आदमी वीडियो की नौकरी करने वाला सस्पेंड हुआ आदमी, 6 महीने जेल में रहा आदमी, वो आज वहां पर गृह सचिव के पास जा रहा है बोलने की परीक्षा रद्द मत कीजिए। गांव का प्रधान आ रहा है, कपड़े का व्यापारी आ रहा है, तब आपको नहीं लग रहा कि वो अनैतिक हो रहा है? तो इस प्रकार की अगर हम बातें करेंगे कि वहां दो फाड़ हो रहा है, तो वो दो फाड़ में तो सरकार की हालत खराब हो गई। जिन फर्जी लोगों को वहां लाया गया, जिन फर्जी लोगों को धरना स्थल पर ले जाया गया, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए।
और इन्हीं छात्र, ये जो लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों ने एक एक की वीडियो बना रखी है। उन्होंने खुद कहा कि हमें नहीं मालूम था यहाँ काहे के लिए लाया जा रहा है। तो इसलिए आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि सत्ता के दबाव में हो, सत्ता के लालच में हो, उनको उनको जो है कुछ प्रलोभन सरकार की ओर से दिया जा रहा हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि वो आंदोलन दो फाड़, तो कहां से दो फाड़ हो रहा है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो लोग कल के दिन चुनाव लड़े, कुछ पहले चुनाव लड़े, तो भाई पुष्कर सिंह धामी भी तो चुनाव लड़े, वो भी आंदोलन का हिस्सा रहे। आज करण महाराज जो है गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं, उनको बोल दिए चुनाव मत लड़ना। कल हरीश रावत को बोल दीजिए चुनाव मत लड़ना, गणेश गोदियाल को बोल दीजिए चुनाव मत लड़ना। पूरे देश में आज चुनाव हो रहे हैं और लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सी परिपाटी है? और अगर इस प्रकार की स्क्रिप्ट जो इस देश में चलाई जाएगी सरकारों के माध्यम से कि भाई जो आदमी आंदोलन में जाएगा, जो छात्र आंदोलन में जाएगा, भर्ती घोटाले में जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो आप कह दीजिए ना कि जो आदमी आंदोलन में जाएगा उसको चुनाव ही नहीं लड़ना है। इस प्रदेश के भीतर जो 70 विधायक हैं, उनमें से जो है कम से कम 35-40 के पास तो आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट होंगे अपने पास। तो ये उनके ऊपर सवाल है। वो मंत्री जो गले में लटका के घूमते हैं कि साहब हम भी आंदोलनकारी हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार 4 दिन तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, कल उन्होंने चार जो है जो सस्पेंशन किए, 2 पुलिस के लोगों की है, वहां जो सेक्टर मजिस्ट्रेट था उसको सस्पेंशन किए, और जिस महिला के कारण, जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के कारण इस पूरे लीक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, आपने उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये किस प्रकार की परिपाटी है? कल के दिन अगर आप में से जैसे ये बिष्ट साहब है, इनकी ड्यूटी के इन्विजिलेटर के रूप में लग जाए एग्जाम रूम में, ये कहीं इंस्ट्रक्टर हो जाए, वहां खुलेआम नकल हो रही है कि स्क्रीन पे लगाकर, इनकी हिम्मत नहीं होगी पुलिस में शिकायत कर दें। इनको पता है कि अगर ये शिकायत करेंगे तो सबसे पहले गिरफ्तारी राजेंद्र बिष्ट की हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी परिपाटी निकल कर आ रही है। जो आदमी शिकायत करता है आप उसी के ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं। आपको तो उन बच्चों को, जिन लोगों ने हाकम सिंह को गिरफ्तार कराया, इस प्रदेश की पुलिस ने और एसटीएफ ने नहीं करा उनको गिरफ्तार। वो जो बेरोजगार बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने ट्रेस किया, उनकी ट्रैकिंग से ही वो 2 लोग जेल में चले गए। अदरवाइज ये किसी पुलिस की या किसी एसओजी का काम नहीं था। उन लोगों की गंभीरता थी, उन लोगों ने ढूंढा कि आखिरकार कौन लोग है जो 12 लाख में पेपर बेचने का, 15 लाख में पेपर बेचने का वो जो वीडियो आप देख रहे हैं कहां से आए हो? या किसी एसओजी ने करा, किसी एसटीएफ ने करा, किसी पुलिस कप्तान ने करा? ये उन बच्चों की मेहनत है जो 2000 रुपए का कमरा लेकर 5-5 बच्चे कमरे में रह रहे हैं, जो अपना घर बाहर छोड़कर देहरादून में कोचिंग ले रहे हैं, जो बच्चे जिनके माँ बापों ने अपना घर बाहर छोड़कर सुबह से शाम तक इस कोशिश में लगे हैं कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख जाए तो शायद वो किसी काबिल बन जाए। और अगर आप इस अंदाज में आंदोलन को तोड़ लेंगे कि फर्जी लोगों को बस में भरकर लाएंगे, गृह सचिव से मिलाएंगे और फिर बोलेंगे हम एक्शन लेंगे और इस प्रकार की बात होंगी, ये बातें जो है इससे निश्चित रूप से सरकार का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये तोड़ने वाली बात। मैं आपसे थोड़ा एक सवाल का और जवाब चाहता हूं। ऐसी सिचुएशन में जहां पर आज आंदोलन खड़ा है या फिर ये प्रदर्शन खड़ा है, दूसरी तरफ जो कार्रवाई हो रही है, वो यहाँ से क्या देखते हैं आप? क्या वाकई में सरकार झुक जाएगी जितनी झुक गई या उससे ज्यादा झुकेगी? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मरतुलिया साहब का इस्तीफा हो ये मांग कर रहे हैं, और 2 मांगे और हैं उनकी, मैं भूल रहा हूँ। इन मांगों को लेकर क्या सहमति बन पाएगी? अगर नहीं बन पाएगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? अब देखिए, सरकार ने कल कहा कि हमने एसआईटी सेटअप कर दी। हाँ, आज वहां पर पुलिस कप्तान और जो डीएम गए उन्होंने भी कहा हमने एसआईटी सेटअप कर दी। ठीक है। वहीं पर खड़े होकर उन लड़कों ने बताया कि आपने एसआईटी क्या जिनकी निगरानी में की है, जो जस्टिस वर्मा है, उन्होंने जस्टिस वर्मा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े किए और बताया ये जस्टिस वर्मा साहब रिटायर होने के बाद उत्तराखंड की ये सरकार में किसी पद पर रहे। उन्होंने बताया कि इनके जो भतीजे हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं हरिद्वार में। ये बताया कि इनके किस प्रकार से पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये उसी प्रकार का है जैसे आपको ध्यान होगा जब एक बार एक भाटी जांच आयोग लेकर आए थे, तो भाटी जांच आयोग एक फर्जीवाड़ों को पकड़ने के लिए लाया गया था, और उसके अगले दिन विजय बगोड़ा के जो कपड़े पड़े बाजार में, जब पता चला कि जो भाटी जांच आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सुबोध निहाल के मकान मालिक है। तो भाई अगर आप देखिए जो सुपर सीएम है, सुपर सीएम के मकान मालिक भाटी साहब और भाटी साहब जांच आयोग, भाई साहब बर्खास्त करना पड़ा भाटी जांच आयोग को, वो भी इसी प्रकार भ्रष्टाचार के लिए लेकर आए थे। तो वो भाटी जांच आयोग वाला प्रकरण आज सेम इसी कंडीशन में आकर मैं देखता हूं। और जिस अंदाज में उन बच्चों ने, उन लड़कों ने, उन आंदोलनकारियों ने वहां पर डीएम और पुलिस कप्तान के सामने कम से कम 15-16 फैक्ट रखे। सिर्फ एक प्रकरण ये नहीं था जिसमें ये एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो हरिद्वार वाला था,
जिसके लिए कहेगा कि अब ये जो है नकल जिहाद हो गया है, वो नहीं। इसके अलावा 12 से 15 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो जो अनियमितताएं भी, उन जी, बच्चों ने आज वो पुलिस कप्तान को पूरे दस्तावेज सौंप दिए हैं, वो एसटीएम को जाकर भी कागज देकर आ गए हैं। ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, ये सब मामले का उनकी जो स्पष्ट रूप से कहना है, उनका कहना है कि सबसे पहले तो आप मर्तोलिया जी को बर्खास्त करो, दूसरा आप इस एग्जाम को निरस्त करो और ये बोलो कि हम इसको 1 महीने में करेंगे, तीसरा आप इन सारे प्रकरणों का अगर सीबीआई जांच करवाइए, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। भाई हम जब ये खुद कहते हैं भाजपा के लोग कि सीबीआई बहुत विश्वसनीय संस्था है, बहुत शानदार काम करती है, तो फिर आप उसमें पीछे क्यों हट रहे हैं? और खुद मुख्यमंत्री का बयान है 2021 का, उन्होंने कहा कि इस साल की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर आप पूरा होने दीजिए, इसके बाद में जो है सीबीआई जांच कराऊंगा। तब से 3 साल हो गए, इन 3 सालों में सीबीआई जांच आपने नहीं करवाई। आप सिर्फ अपने आंकड़े बता रहे कि हमने इतनी भर्तियां कर दी है, हमने वो कर दी है, या तो आपका वो बयान ना होता उस समय का कि आप कह रहे थे कि हाँ भाई अब मैं करवाऊंगा। तो निश्चित रूप से सरकार को बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है, बहुत आप सीधे साधारण तरीके से अनाउंसमेंट कीजिए, हाँ भैया हम मांगों को मानते हैं। और जब आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे आरबीएस रावत को 2 साल तक इन्हीं पाप कर्मों के कारण जेल में सड़ा सकते हैं, तो आखिरकार मर्तोलिया साहब से आपका क्या प्रेम है? आप जब ये खुद देख रहे हैं कि भाई पेपर बाहर आ गया, इसका मतलब लीक हो गया, वो पेपर वापस अंदर चले गया, इसका मतलब लीक हो गया। तो जब लीकेज का एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है बताने के लिए, और आप उसको जो है हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इधर उधर करने की कोशिश, मेरा मानना है कि जितना लीपापूर्ति करेंगे, ये इस जी। सरकार के लिए उल्टा पड़ता जाएगा। राजेंद्र जी, ठीक है, हमने बात की, बेरोजगारी की बात की, अभ्यर्थियों की, पेपर की चिंता की, सब चीजें हो गई हैं। अब क्या करने वाली है सरकार? पॉलिटिकल चश्मे से कैसे देखें, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव बेहद करीब हैं। और मुझे अब पता नहीं, मैं सोशल मीडिया और तमाम तरह की डिबेट्स और ये तमाम चल रहा है, तो इसको देख के मैं थोड़ा बहुत सवाल कर लेता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डेंट लग गया हमी सरकार को इससे, इस प्रकरण से, और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और कुछ बड़ा भी हो सकता है इस बीच, ऐसी कोई जानकारी आ रही है। अब पंकज जी, जहां तक आप देखो, जो आजकल 2-3 दिनों से जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में चल रही बात, और जिस तरह से मतलब ये इसको हैंडल किया गया इस प्रकरण को, तो मुझे लगता है कि कहीं धामी सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से वो इसको जो है पेपर जिहाद और जो जिहाद नाम दिया गया, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने इसको सही नहीं लिया। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है और बिल्कुल सेंसिटिविटी का मैटर है कि अगर कोई इस तरह की घटना हुई है तो तुरंत संज्ञान में लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब कुछ ऐसे एडवाइजर होते हैं और या कुछ इस तरह का प्रकरण होता है कि वो आप जिहाद शब्द उससे जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिसाइज हो जाता है। जो जी, पॉलिटिसाइज है, खुद बीजेपी ने इसको करा है। और इस पॉलिटिसाइज होने का, देखिए बेसिकली क्या है, नकल का मामला है, नकल का मामला है, या आप समझ लो पेपर लीक का मामला है, तो इसको उसी तरह से जो है हैंडल करना चाहिए। जो आज सरकार ने किया या कल सरकार ने किया, वो अगर पहले दिन या दूसरे दिन हो जाता तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट कम होता। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मतलब, और आज भी देखिए एक कोई भाजपा का कोई नेता है या नेत्री है, उनका भी कोई बयान आ रहा है, कोई गॉड है, मुझे नहीं पता, तो वो भी अपने आप में एक जो है बिल्कुल अजीब सा बयान है। तो मेरे कहने में था कि आप ये समझ लीजिए कि इस समय मामला जो है पॉलिटिसाइज का नहीं है, मामला जो है इसके पीछे बैकग्राउंड आप देखिए कि बेरोजगारी का है। तो हमें उस लेवल पे जाके उन लोगों से बात करनी चाहिए सरकार को, और सरकार अगर उस लेवल पे बात करती है, इस बात को संवेदनशीलता को उसको समझती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो यंग जितने भी लोग हैं उसको समझेंगे, और कहीं ना कहीं मामला सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार उसको अगर आप समझ लो इजीली हैंडल कर सकती है। मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उसको डिस्टॉर्ट करा है पिछले इनिशियली 2-3 दिन में, सरकार ने उसको डिस्टॉर्शन करा है। और अब मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा थोड़ा समझ रही है, लेकिन उसको उसी तरीके से जिस तरह से लोगों की मांगे हैं समझना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी, और सरकार को उस तरह से हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ जो है इसमें निकल सकता है। मुझे तो लगता नहीं कि जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उसमें कोई इसका समाधान फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता। नहीं, आपको क्या ये आपके चश्मे से दिखाई दे रहा है कि जो 4 मांगे ये छात्र संघ वाले लोग कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, गजेंद्र भाई ने उनका जिक्र किया कि सीबीआई जांच, मर्तुलिया जी का इस्तीफा,
पेपर रद्द हो, 1 महीने के अंदर फिर से पेपर कराया जाए, एक और भर्ती किसी का जिक्र किया जा रहा है। देखिए मांगे, मैं इसके बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि मांगे, अगर ये प्रकरण हुआ है तो उसकी मांग अगर उन्होंने की है तो उनसे बात की जाए। मैं कहता हूं जब तक आप बात नहीं करोगे वो किस लिए मांग रहे हैं तब तक ये बात क्लियरिटी नहीं होगी। सरकार किस तरह से, देखिए उन्होंने तो 4 मांगे जो करी है, वो तो बेरोजगार संघ ने जो करी है सही है गलत, बेरोजगारों की तरफ से तो सही है, और मुझे लगता है सरकार उसको नहीं मान रही तो सरकार समझ रही कि गलत मांगे तो, लेकिन वो बात समाधान तभी निकलेगा जब दोनों बात करेंगे और कहीं ना कहीं एक जो है एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है कि कहने का मामला सुलझेगा, और मामला अगर सुलझेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर इस तरह से दोनों अलग अलग बात करते रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी गजेंद्र भाई, जिस टेबल टॉक की बात कर रहे हैं राजीव जी, ये तो एक बार वो लोग मिलाए, ये बेरोजगार संघ वाले, आज भी वहां पर डीएम आए या फिर पुलिस महकमे के लोग आए, या जिस तरीके की बातें हुई, मुलाकातें हुई, उनसे तो कुछ निकला नहीं। तो मामला सुलझेगा कैसे? मसला तो सुलझाना है ना, हम सब ये चाहते हैं कि मसला सुलझे, जो ये नकल के मास्टरमाइंड है या बड़ी मछलियां हैं वो भी पकड़ में आए, और जो छात्र हैं वो भी अपने कामकाज में, अपने पढ़ाई में ध्यान लगाएं। ये हम सब यही चाहते हैं ना, लेकिन मसला सुलझेगा कैसे? वो पेच कहाँ फंसा है? इस मसले को सुलझाने का काम, इस मसले को सुलझाने की ड्यूटी उत्तराखंड की सरकार की है। वो बच्चे जो इस गर्मी के मौसम में वो सड़क किनारे रात भर सो रहे हैं और वहीं पे जो है और रहने को मजबूर हैं, वो कोई शौक से नहीं रह रहे। किसी को आपको अगर कोई बोल दे बिना पंखे के जरा पूरी रात वहां खुलेआम में सड़क में सो जाइए, जहां रात भर गाड़ी चल रही, कौन सोना पसंद करेगा? किसको नींद आएगी वहां पर? वो घोर मजबूरी में रह रहे हैं। उन लोगों ने आज स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को जाकर कह दीजिए कि आज हमारी 4 मांगे आप इनको स्वीकार कर लीजिए, और शाम को ही आज सारे के सारे बच्चे अपने घर चले जाएंगे, अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे। आखिरकार किसको अच्छा लग रहा है और बैठना? और जितना आप इस काम को लेट करेंगे, जितना ही आंदोलन चलेगा, तो आप देखिए कि वो देहरादून से बढ़ता बढ़ता पूरे प्रदेश में चले गया। वहां हल्द्वानी में वो जो लड़के हैं भूख हड़ताल पर बैठ गए। ऐसा कोई जनपद आज नहीं है जिस जनपद में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो और ये भी नहीं है कि अगर आप इसकी सीबीआई जांच कर देंगे तो पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सा भमंडर हो जाएगा, या सरकार गिर जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। और गंभीरता से पुष्कर सिंह धामी को यह समझना पड़ेगा कि ये पहला प्रकरण भी नहीं है। आपके बगल में इतने साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाले का जबरदस्त उन पे आरोप लगा, सीबीआई जांच के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। इस प्रकार के भर्ती घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए, देश भर में हुए, जहां जहां हुए। और उन सरकारों को जब लगा कि निश्चित रूप से बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, तो उन्होंने सीबीआई को संस्तुति की। बहुत सारे लोग उसके बाद जेल गए। बहुत सारे लोगों की जो गलत तरीके से नौकरी पाए हुए थे, उनको जो है रिवर्ट किया गया, उनको हटाया गया। एक जो गंभीर आरोप लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि जो ऑडियो आया था, उस ऑडियो में 12 और 15 लाख रुपए की बात की गई। एक और तो हम लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाने लाए हैं कि भाई आप प्ले ग्रुप से लेके 12वीं तक यहाँ देहरादून में पढ़िए, उसके बाद आप कोचिंग सेंटर में दीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और फिर कंपटीशन में बैठिए। इसलिए तो हम घर बार छोड़कर बैठे हैं। पहाड़ के 9 जिलों के लोग आज हल्द्वानी में है, नैनीताल में है, कोटद्वार में है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, मसूरी में क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्यों श्रीनगर मुख्यालय में, उत्तरकाशी के मुख्यालय में बच्चों को लाए? इसीलिए कि उनका बच्चा पढ़े, और ठीक ढंग से पढ़ जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे के सपनों को बेचने वाले जो लोग, वो आपकी 20, 22, 25 साल की तपस्या एक तरफ है, आपके सुबह से शाम के खर्चे बच्चों के ऊपर है, उनकी ट्यूशन फीस से, उनके लालन पालन से लेके आपने 300 नाली का जो है अपनी जमीन छोड़ के वहां 3 गज में देहरादून में रहने को मजबूर है। इस सारी तपस्या के ऊपर हाकम सिंह जैसे जो माफिया हैं, वो 12 से 15 लाख में उन्होंने खरीद लिया सबको। और उसके बाद अगर आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो मुझे लगता है किस बात का डर है? किस बात का डर? क्या वो 12-15 लाख रुपए का कोई प्रेशर है? क्या वास्तव में वो बड़ी संख्या में लोगों से पैसा लिया गया है? कोई ऐसे लोग सरकार के इर्द गिर्द हैं जो उसमें इन्वॉल्व है, या उनको फंसने का डर है, उनको जेल जाने का डर है? मेरा मानना है कि धामी जी के पास आज आपदा में अवसर है, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। वो भले ही चुनाव हारकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके लिए कहा गया कृपा के आधार पर बनाए गए, लेकिन आज जो जन भावना है, वो जन भावना ये कहती है कि आपको जन भावना का सम्मान करते हुए जो बात कही जा रही है, जो सड़कों पर लोग आ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई हैं, इतने बड़ी संख्या में ये बच्चे सड़कों पर हैं,
आप अगर इस जन भावना से खिलवाड़ करेंगे, और आज तो हमने देखा कि बड़े बड़े अखबारों में, जो अखबार मतलब यहाँ हमने सोचा कि लोकल स्तर पर लोग इस खबर को छुपा रहे होंगे, बड़े बड़े अखबारों में बॉबी पवार के ऊपर आर्टिकल्स आ रखे हैं। ये बहुत कोई सामान्य बात नहीं है, वो कोई पेड न्यूज में नहीं है, वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा भी नहीं है। उसको एक बड़े चेहरे के रूप में जिस प्रकार से दिखाया गया है, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर आप इसी प्रकार से हठधर्मिता करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो जन भावना है, जन भावना निश्चित रूप से उन बच्चों के साथ में है, उन बच्चियों के साथ में है। और बड़ी बात, कल तो एक बच्ची जब कह रही थी, तो हम तो बड़ा मतलब असहज हो गए। उसने कहा लड़कों के पास तो बहुत अवसर रहते हैं, कि उनके पिताजी कहेंगे 4 साल प्रयास कर ले, 6 साल कर ले, 8 साल कर ले। लड़की के लिए तो कहते हैं ठीक है बेटा, 12वीं कर लिया, निकल रहा है पेपर, ठीक नहीं तेरी शादी कर लेते हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं हो रहा, चलो तुम्हारी शादी कर लेते हैं। रो रही थी बच्चियां। आप इमेजिन कीजिए उन बेटियों के मतलब मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि घर से बाप का फोन आया है कि पेपर कैसे हुआ। इस मुंह से बताएं कि पेपर तो लीक हो गया, क्या बताएं। मतलब जो तैयारी थी वो आपने उसके ऊपर सीधे बुलडोजर चला दिया। ये बहुत घातक है। और निश्चित रूप से जो जन भावना है, अगर आज जो सरकार है जन भावना का सम्मान नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए जो है चुनौतियां बढ़ेंगी, परेशानी बढ़ेगी। और ये जो प्रोटेस्ट है, जो देहरादून से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में हो रहा है, ये ऐसा ना हो कि कई लोगों पे भारी पड़ जाए। गजेंद्र भाई, अच्छा लगा मुझे बात सुनकर कि मैं ना जब से प्रकरण हुआ, मैं तब से रिपोर्ट भी बना रहा हूँ, कई सारे डिबेट भी की, और कई सारे लोग मेरे संपर्क में भी हैं, आप जैसे लोग जो वरिष्ठ हैं मेरे। पता है, इस मामले में मैंने पत्रकारों में भी भेदभाव देखा। पता नहीं कितना आप मानेंगे नहीं मानेंगे, कई पत्रकार इस मामले में बोलना ही नहीं चाहते। मुझे मालूम नहीं उनका कोई पोर्टल चल रहा है, कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं है उनके बारे में। मैं तो ज्यादा नोएडा में हूँ, देहरादून कभी कभी जाता हूँ, तो वो लोग बात करने को ही तैयार नहीं है। इतने बड़े मसले पर पत्रकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस पर सोच में पड़ गया कि भैया क्यों नहीं, वो जबकि स्वतंत्र पत्रकारों किसी संस्था से बंधे हुए नहीं। एक तो ये था, चलिए अच्छा लगा आपने बोला। दूसरा ये, मैं बीजी के पास जाता हूँ इसी सवाल को लेकर, क्योंकि ये तो अब हम सब लोगों की बातें हो गई, अपनी बातें हो गई कि भैया परेशानी जो होती है वो ऐसी ही आती है, जब कहते हैं ना वो सिर मुड़ाए ओढ़े पड़ना। ऐसी स्थिति में बीजी, जब ये गंभीर मसला चल रहा था, तो मैंने सुना मुख्यमंत्री अपने यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं कि नकल जिहाद या पेपर जिहाद से जुड़े हुए लोग, एक तो ये शब्द निकला। दूसरा, खालिद मलिक की गिरफ्तारी हुई, मास्टरमाइंड कहा गया, और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया दुकान पर। और ये खबर भी आई मेरे पास कि उसके चक्कर में उनके पड़ोसी की दुकान भी लपेटे में ले ली गई। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, वो लोग आप लोग बताइएगा। ये वाला जो एंगल है इस पूरे प्रकरण में क्यों लाया गया? क्या इसे कुछ और मोड़ देने का मकसद है या फिर कुछ और आप देख पा रहे हैं? मुझे बताइएगा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि ये पेपर जिहाद क्यों लाया गया बीच? पंकज जी देखिए, आप ही जानते हैं कि जब कोई भी सरकार होती है, कोई मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके बहुत सारे सलाहकार भी होते हैं, और संगठन भी बात करता है, सब कुछ करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी पृष्ठभूमि अगर आप ये देखें, तो ये भाई एक तरफ से पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला है, या जो भी मतलब इस तरह का काम किया गया, जो मामला जो बता रहे हैं, कोई नकल बता रहा है, कोई पेपर लीक बता रहा है। तो मतलब जो इसका सिंपल बात यह है, कहीं ना कहीं देखिए, जो स्टूडेंट है, जो उसकी तैयारी की योग्यता के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं झटका है। और ये चीजें जब एक बार पूरा इतना स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है कि कहीं पे भी 1% क्या 0.001% इसमें कहीं कोई चीज नहीं होगी, तो फिर अगर ये प्रकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको बहुत सेंसिटिविटी से लेना चाहिए। वो सवाल, और वो जिहाद वाला जो मसला था, एक सवाल ये था, और एक वो बुलडोजर चलाने वाला मसला था। सुप्रीम कोर्ट वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कार्रवाई, ये क्या दिखाने और क्या जताने और क्या बताने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं, कुछ सोचते हैं कि अगर इस तरह से कर लें तो क्या एडवांटेज होगी, क्या डिसएडवांटेज होगी। तो ये तो है कुछ भी सर, नहीं मिला, मुझे लगता नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और है, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो अलग चीज है।
आप उस बात को, जो प्रॉब्लम का जो बेसिक अगर आप समझ लो जो प्रॉब्लम है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला उल्टा हो जाएगा। तो सरकार को उसको समझना पड़ेगा और उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये सारी जो बातें पॉलिटिकली इसको ना लिया जाए। आप ये समझ लीजिए इस समय जो है इस तरह का माहौल जो है देशों में हो रहा है और प्रदेशों में हो रहा है, तो सरकार को उस सेंसिटिविटी से इसको डील करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं जो है इस आंदोलन जो भी हो रहा है, अगर सरकार इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है उल्टा ना पड़ जाए सरकार के लिए। तो सरकार को इसमें बहुत ही मतलब एक, जिसे मैं कहता हूँ बहुत ही क्लियर थॉट करके और संवेदनशीलता की तरह इसका काम करें और डायरेक्ट बात करें। क्या मैं कहता हूं, अगर उनसे बात करनी तो डायरेक्ट बात करें, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। धामी जी तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं ना कि उन डायरेक्ट बात करें, जो आंदोलनकारी उनसे बात करें, उनकी बात समझे और उनकी बात करें, उनकी बात समझे। और जब भी कहीं किसी के थ्रू, मैं ये कहता हूँ ना, देखिए समझ का बात है पंकज भाई, क्या है कि जब कहीं पे भी कोई बात करता है, या मैं कह रहा हूँ पत्रकार ही हैं या हम लोग भी कभी किसी से बात करते हैं, हमारी समझ दूसरी होती है और जब हम आप किसी तीसरे को बताते हैं तो वहां से जाते जाते वो पूरा कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि क्या बात है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से धामी साहब को डायरेक्ट बात करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। मुझे लगता है जैसे गजेंद्र भाई ने बोला कि सेंसिटिव मामला है और इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। किस बात की दिक्कत है? सरकार भी अपनी है, लोग भी अपने हैं। और अगर इतना भाई हम लोग ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे को मन करे तो मैं तो दिन भर बैठा रहूं आप लोगों के साथ, ऐसी बातें करूं और इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। गजेंद्र भाई, बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए अपने उत्तराखंड को लेकर ना नेशनल मीडिया में बहुत कम खबरें आती हैं, मैं बहुत कम चीजें देखता हूँ जो नेशनल मीडिया दिखा रहा होगा। ये प्रकरण हुआ जब, तब भी मैं एक टीवी में वही देख रहा था कि ये नेशनल मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ चीजें क्या चल रही है। पहले तो ठीक लगा कि लेवल कर रहा था चीजों को, बस खबरें ही बताई जा रही थी। फिर उसके बाद देखा एकाएक कल परसों से देख रहा हूँ एकदम माहौल बदल गया कि मतलब खिलाफत वाला, सरकार के खिलाफ वाला माहौल चला गया। पॉइंट आउट करने लग गई मीडिया, नेशनल मीडिया कहने लग गया कि नहीं धामी और ये फैसला और ये जो चीजें हैं गलत हो रही हैं, इस पर तो ऐसा विश्लेषण करने लग गया मीडिया की। तो इससे मुझे समझ में आया कि बीजेपी का आला कमान जो दिल्ली में बैठा है, जो देख रहा है इस पूरे प्रकरण को और जो प्रदेश में गतिविधियां हैं, हम पहले कहते हैं धामी जी तो केंद्र की पसंद है। एक सवाल तो इसको लेकर है, आप क्या समझ पा रहे हैं इसको, इस बारे में? और दूसरा सवाल वही राजेंद्र जी से जो मैंने किया, आप बुलडोजर चला दीजिए, आप लव जिहाद आपने कहा, फिर भूमि जिहाद, जमीन जिहाद जो भी कहा, अब आप कह रहे हैं पेपर जिहाद जो भी कह रहे हैं वो जोड़ लीजिए। तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि जब नकल विरोधी कानून आया इस प्रदेश में तो हमने खूब पीठ थपथपाई बल सरकार की भी, धामी जी की भी, और उसके बाद ये इतना बड़ा प्रकरण जिसमें कहा गया कि अगर एक कॉमा भी बाहर आ गया तो पेपर लीक न होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री ही कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि पेपर लीक नहीं कहना। तो ये सब बताइएगा। दरअसल जो पहला प्रकरण आपने कहा कि नेशनल मीडिया इस इशू को उठाने लगा है, पहले आपको लग रहा था कि नहीं, मैंने कहा ना कि जन भावना है, जन भावना के सामने सरकारों का दबाव हो या विज्ञापनों का दबाव हो, पैसे का हो, सब बात छोटा पड़ जाता है। अगर इंडियन एक्सप्रेस आज इतनी बड़ी खबर छाप रहा है कि बॉबी पवार क्षेत्रीय ताकत के रूप में एक बड़ा चेहरा निकल कर आया है, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही है, तो बॉबी पवार को तो पता भी नहीं कि इंडियन एक्सप्रेस का कौन पत्रकार है, हर क्यों किसने उनको इतनी बड़ी जो है कवरेज दी है। उनको नहीं पता कि आज तक से लेके और जो तमाम जो चैनल जो गोदी मीडिया के नाम से बदनाम हो चुके थे, आज वो मजबूर हो गए हैं। उनकी मजबूरी हो गई है कि उनकी जन भावना है, जन भावना के, और ये चैनल पहले शायद नहीं कवर कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि जो ये लड़के वीडियो बना रहे हैं, जो बच्चे वहां अपनी पीड़ा बता रहे हैं, जो लड़की अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लाखों लाख मिलियन फॉलोवर उनके बन गए, लोग उनको देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उनको व्यूज आ गए, तो उनको भी महसूस हुआ होगा कि हम निश्चित रूप से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता के अनुरूप नहीं है। और अब तो बहुत सिंपल पेज होगी कि जो अगर कोई बड़े से बड़ा चैनल भी है, उसका भी फेसबुक पेज है, वो फेसबुक पेज में खबरें को डालता है। जो सामान्य व्यक्ति है उनको जाकर वहां पूछना है सवाल कि भाई क्या तुम्हारे पत्रकार देहरादून में नहीं है, तुम्हें इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें पेपर लीक नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए उनको वो कवरेज करने के लिए मजबूर हुए। और ये सोशल मीडिया की ताकत है, उन बच्चों की ताकत है जो सुबह से शाम तक वहां बैठे हुए, जो पिछले 5 रातों से वहां बैठे हुए। दूसरा आपने कहा कि इसके एंगल में जो वो आया नकल जिहाद, इस जिहाद शब्द से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारें बनाते हैं,
इससे उनको बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण से फायदा होता है, उनको वोट का फायदा होता है। आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला इशू लेकर आए। हरीश रावत आज तक कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा, और जो बता देगा मैं उसको लाखों रुपए इनाम दूंगा। ये बातें हैं, लेकिन वो मामला चला, उससे उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने कोविड के दौरान एक और जिहाद फैलाया, थूक जिहाद। उन्होंने कहा जो वो है क्या नाम है, मुसलमान है, वो जगह जगह थूक रहे हैं। उनके अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका कोविड के दौरान मतलब उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, उन्होंने कहा जब आप दाढ़ी बनाने जाएं तो नाई की दुकान में देखें कि आपके भगवान की फोटो वहां लगी, तभी उससे दाढ़ी कटवाएं आप, नहीं तो मुझे तो डर लगता है पता नहीं कौन सा विधर्मी है। उन्होंने कहा कि नजीबाबाद से सब्जी मत खरीदिए, वो कहते हैं सहारनपुर वालों से दूध मत खरीदिए, ये बाहर के लोग हैं। तो अब ये इन सब चीजों से उनको फायदा हुआ, इस ध्रुवीकरण से फायदा हुआ। इसलिए ये सवाल इसलिए नकल जिहाद वाला आया क्योंकि जिन 100 लोगों को सरकार ने इस नकल और पेपर लीक के प्रकरणों में जेल में डाला, उनमें से कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं था। तो तब तक वो जो है नकल जिहाद नहीं आया था। जिस दिन वहां पर खालिद आ गया, तो खालिद के आते 101वां जो आपकी अरेस्टिंग हो गई, 100 अरेस्टिंग तक वो मामला नकल जिहाद नहीं था, लेकिन खालिद मियां के आते ही वो जो है नकल जिहाद बन गया। अभी भी उनके फॉलोवर वही चलाने पे लगे सुबह से शाम तक, कह रहे हैं वहां आजादी के नारे लग रहे हैं, कोई किसी प्रकार की बात कर रहा, कोई किसी प्रकार। मेरा मानना है कि इन चीजों से कुछ दिन आपको पॉलिटिकल फायदा होगा, होगा, हुआ है। आपको लोकसभा में वोट मिले, आपको विधानसभाओं में मिले, आपने कुछ सरकारें जनता से जीत के कमाई, कुछ आपने खरीद कर गई, कोई किसी प्रकार से आपने हासिल की। फाइनली आप इस बात को आज नोट करके जाना, उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, इन सबसे पूछिए कि तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तुम उन्हें स्कूल क्यों भेज रहे हो। अगर उनके लिए कल आज फुट प्रूफ सिस्टम नहीं है, मैं आज दिन में भी एक इंटरव्यू में था, मैंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी के बच्चे आज दून स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि राजीव गांधी पढ़ते थे वहां, जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते, आज पुष्कर धामी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताइए अगर पुष्कर सिंह धामी के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, धन सिंह रावत के किसी दूसरे और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गणेश जोशी के पढ़ रहे हैं, सौरभ बोगड़ा के, जितने ये लोग हैं, इन विधायकों के पढ़ रहे हैं, सांसदों के पढ़ रहे हैं, इन अधिकारियों के पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि जिस दिन उनका बच्चा दून स्कूल से 12th पास करके आएगा, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, वो बच्चा तब तक अच्छा से पढ़ा लिखा हो जाएगा, वो किसी लायक बन चुका होगा, और उस दिन वो अगर घर आकर बोलेगा कि पिताजी आप कैसे मुख्यमंत्री हुए उत्तराखंड में, आपने कैसा कानून बनाया कि आज जो पेपर लीक हो गया और मेरी सारी तपस्या खत्म हो गई। धामी जी की पत्नी जिनका नाम गीता धामी है, वो क्या बोलेंगे अपने पति को, ये तो बोलेंगे यार आप तो मुख्यमंत्री थे, आप उस दिन उनको उनके खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते थे, क्यों नहीं किया आपने सीबीआई। आप अगर उस दिन कर दिए होते तो आज हमारे बेटों का भविष्य बर्बाद ना होता। ये तो कोई नहीं जानता ना करके उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से हर व्यक्ति ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए तो ये सारा तामझाम जोड़ा हुआ है, बड़ी शोर सिफारिशें करके अपना घर बार बेच के अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई, ये बच्चे जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अपने तो फीमेल संख्या जो इस साल परीक्षा में बैठा होगा बेचारा, जो फंस गया उस एग्जाम में, आने वाले समय में इन एक एक मंत्री, इन एक एक विधायकों के, इन ये जो जितने अधिकारी आज जो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बच्चों के भविष्य भी दांव पे लगे हैं। इन बच्चों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो पूरी रात वहां धरने में बैठे हैं और दिन भर वहां नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार की आंख खोलने का काम कर रहे हैं। ये इनके बच्चों को की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन सब मंत्री विधायकों की पत्नियों को, इनके परिवार के लोगों को, इन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ तुम एक नेक काम के लिए कर रहे हो, और तुम्हारी इस नेक काम की लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ में, जिस प्रकार पूरी जन भावना तुम्हारे साथ में है। अगर आज आप जन भावना के साथ नहीं है तो निश्चित रूप से आप मान के रखिए, आपके काम, आपके धाम, जितने भी आपने विकास कार्य किए, कुछ भी किए हो, ये चुनाव के जितने भी माहौल आज तक निकल गए वो जन भावना से जुड़े होते हैं। तो अगर आप आज जन भावना के अनुरूप निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से जो आज ये कहते हैं ना कि हम हैट्रिक मारेंगे। आप देखिएगा, आप बोल रहे हैं तो पूछ लेता हूँ, कितना डेंट लगा है धामी सरकार को इस पूरे प्रकरण से? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कितना नुकसान हो गया, जो कमाई थी उस कमाई पर कितना नुकसान आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण से और इस जांच पड़ताल से, इस हल्ले से। गजेंद्र भाई, मेरा मानना है कि अगर डेंट नहीं पड़ता तो जो धारा 163 लगा रखी है उसके तहत अब तक जब 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो अब तक उनकी अरेस्टिंग हो चुकी होती, उनको वहां से हटा दिया गया होता, उन पे मुकदमे लाद दिए गए होते।
आज अगर वहां डीएम को भेजा गया है, वहां पुलिस कप्तान को भेजा गया है, एसआईटी सेटअप हुई है, 4 लोग जो हैं, आपने जो जब आप कह रहे हैं कि वो लीक नहीं हुआ है, लीक नहीं तो 4-4 लोग सस्पेंड करने की खबर आप ही बता रहे हैं। सरकार की विज्ञप्ति आ रही कि हमने 4 लोग सस्पेंड कर दिए। निश्चित रूप से डेंट लगा है, और समय रहते हुए अगर इस डेंट को बराबर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उस डेंट में भी छेद हो जाएगा, और छेद होने के बाद आप जानते हैं डेंट होने के बाद छेद हो जाएगा तो आप उस लीकेज को नहीं रोक पाएंगे, और वो लीकेज आपके लिए भी पर्सनली खराब होगा, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी खराब होगा, और आने वाले वक्त में जो भी लोग इन सरकारों को चला रहे होंगे उनके लिए भी बड़ा जो है नुकसानदायक होगा। राजेंद्र जी, आपसे थोड़ा सवाल अलग हटकर है। वो सवाल ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग विपक्ष में होते हैं तो ऐसे मौकों का वो फायदा उठाते हैं, और बहुत गजब तरीके से कई बार हमने देखा है, सत्ता परिवर्तन तक कई राज्यों में कई जगह पर हो गया, देश में हो गया कई मतलब। लेकिन हमारे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस का वो अंदर से जो आग होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। क्या पहले ही सरेंडर कर दिया 1 साल 1.5 साल पहले? क्यों? अभी तो मौका भी था, दस्तूर भी था। पंकज जी देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो है करीबन 6, 7, 8 सालों से अगर आप देखें तो कांग्रेस में अपने ही जो है जिसे कहते हैं अंदर ही प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है जिससे जो एक साथ जो है वो मतलब जिसे कहते हैं एक उनका जो थिंक टैंक होना चाहिए, जो उनकी धार होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो धार दिखती नहीं है। और वहां पे अगर आप देखें कि नेता लोग इतने हो गए हैं कि जो लोग मतलब पहले जिस तरह से संगठित थे, जितने स्थिति वो कहीं नजर नहीं आती। और उत्तराखंड में तो कांग्रेस का यही हाल है, और इस वजह से आप समझ लो कि अपोजिशन कहीं भी उस तरह का नहीं दिखाया देख रहा है कि जिस तरह से होना चाहिए। तो उसी का जो है इम्पैक्ट सर ये मुझे लगता है कि ये हो रहा है। और कांग्रेस कहीं पे भी जो है, अगर ये तो बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस के लिए, तो वो उसमें कुछ कर सकती थी, बट मुझे तो लगता है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। जी, गजेंद्र भाई और तल्ख हो सकते हैं इस मामले में, बढ़िया बता सकते हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, इसमें असल हालत ये है कि कल चूंकि कांग्रेस के पास लोग नहीं है या उनके पास काम करने का तरीका भी नहीं है, उन्होंने 5 दिन तक वेट किया और आज वो कह रहे हैं 26 तारीख को सड़क में जाएंगे। और कल कांग्रेस के नेता जो हरीश रावत के बेटे हैं, जो हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़े, वो इन बच्चों के धरने पे आ गए। वो धसमाना जो है, जिनको लगातार उत्तराखंड की जनता हरा रही है, विधानसभा भी हरा दिया, निगम चुनाव भी हरा दिया, वो भी कल इनके जो है मंच में भाषण देने आ रखे थे। तो भाई जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हमें सत्ता में वापसी करनी है, हमें सत्ता चाहिए, जब उनके पास 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए तो बेरोजगार संघ के धरने पे जाके वहां भाषणबाजी कर रहे हैं। तो उनकी जो तैयारियों का आलम है वो इस प्रकार का है। और इसमें और बड़ी बात यह है कि जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए क्या किया, कितना किया, वो तो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने इस विपक्ष के लोगों को अपनी जेब में रखा हुआ है। और निश्चित रूप से ये मित्र विपक्ष वाली जो भूमिका पिछले 4 सालों में देख रहे हैं वो इसीलिए, और ये कांग्रेस के लोग इसीलिए लगातार पिछड़ते जा रहे हैं कि हर 15 दिन में धामी जी एक फोटो जारी कर देते हैं कि आज उनसे मिलने के लिए करण मारा आए, आज उनसे मिलने के लिए यशपाल आर्य आए, आज जो है हरीश रावत आ रहे हैं, आज प्रीतम सिंह आ रहे हैं, फोटो जारी कर रहे हैं बाकायदा। इनसे पूछे कि भाई आप जिस सरकार के खिलाफ आपने लड़ना था, जो सड़क से सदन तक जिनको घेरना था, आप काहे के लिए वहां जा रहे सीएम हाउस में? क्या काम पड़ गया आपका? कौन कौन सी फाइलें आपकी अटकी पड़ी हैं? और जब तक आप उन फाइलों के चक्कर में पड़े रहोगे तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का इस मामले में तो महारत उनको हासिल हो गई कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर जो है अपनी जेब में रखा हुआ है। जी, एक और सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत तो कर ही पा रहा हूँ कि हाकम सिंह और तमाम चेहरे, अभी जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ वो भी बीजेपी के नेता का स्कूल और जिला मीडिया प्रभारी हरिद्वार बताए गए। और ये कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि मैं कहता था अक्सर की बड़ी मछली बड़ी मछली बड़ी मछली, अब तो सबने इसको हैशटैग करके ट्रोल भी किया जा रहा है, बड़ी मछली बड़ी मछली। ये बड़ी मछलियों वाला जो खेल है ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कांग्रेस वालों से भी पूछता हूँ, अगर आप ही खुलासा कर दो, एक आध दो नाम आप ही बता दो। मैंने कई पत्रकारों से भी कहा आप ही थोड़ा बोल दो, कोई नाम बोल दो जिससे कि थोड़ा उधर माहौल जाए। ऐसा हो नहीं रहा है, सब लोग वो है। क्या वाकई में कोई बड़ा खेल है, कोई बड़ी चीज इसमें है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा नेता है, या फिर यूं ही बड़ी मछली हो रहा है? कुछ बताइए। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि जिन 100 लोगों को आपने जेल में डालने का काम किया, ये सरकार का दावा है, और सरकार के पास 100 लोगों की लिस्ट भी है। सरकार कहती कि हमने इन इन लोगों को जो है ना नकल वाले काम किए, तो हमने इन्होंने पेपर लीक में पाए गए, हमने इनको जेल डाल दिया। जब आपका इतना बड़ा कानून बन गया, नकल विरोधी कानून बन गया, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी धाराएं आ गई, गैंगस्टर आपने उनके ऊपर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, वो 100 के 100 लोग आज बाहर छूट कर कैसे आ गए?
इसीलिए इसीलिए तो आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बच्चे आज वहां पर जो डीएम और पुलिस कप्तान को कह रहे थे कि भाई आपकी एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है, आपकी एसआईटी में अगर दम होता तो वो 100 के 100 लोग छोड़कर घर नहीं आते। इसलिए ये जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सीबीआई का काम करने का तरीका थोड़ा और डीपली वो काम करते हैं। निश्चित रूप से अगर कोई कनेक्शन ऐसा होगा, अदरवाइज आप देखिए जो हाकम सिंह जेल में था, वो जेल से बाहर आया और बाहर आके दोबारा वही काम शुरू कर दिया। ये बिना किसी राजनीतिक सहाय के हो सकता है क्या? किसी अधिकारी की सहाय के बिना हो सकता है? और वो तो इसलिए आ रहा है कि उत्तराखंड के डीजीपी उसके होटल में जाकर उसके साथ वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। उत्तराखंड के बड़े-बड़े नेताओं के साथ हाकम सिंह के फोटो आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? मतलब उसके पास कितनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स होगी कि जिस आदमी की सचिवालय में एंट्री, जिसकी सीएम हाउस में एंट्री, मिनिस्टरों की एंट्री, सांसदों की एंट्री, सब जगह एंट्री, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इसीलिए जो लोगों के सवाल है, उनका कहना है कि अगर एसआईटी इतनी मजबूत होती, उसकी जांच का दायरा इतना शानदार होता, उनके काम करने का तरीका ठोस होता, तो वो 100 के 100 लोग जिनको आपने जेल डाला था, वो छूटकर नहीं आते। इसीलिए लोगों का लगता है कि कोई ना कोई ऐसे और बड़े चेहरे, हाकम सिंह से लेके और आरएबीएस रावत, इन तमाम लोगों के पीछे ये जो खालिद पकड़ा गया, खालिद को सपना तो नहीं हुआ ना भाई कि उस कमरे में जैमर नहीं लगा हुआ है, वो कमरा नंबर उसको फलाई मिलने वाला है, उस कमरे के इतनी दूर जो है फोन वो लेकर जाएगा। ये सारी जितनी स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है लोगों को पुलिस की और तमाम लोगों के माध्यम से, इसकी तह में जाने के लिए निश्चित रूप से उन बच्चों की जो मांग है, मेरा मानना है कि उसको अगर सरकार स्वीकार कर लेगी तो ज्यादा बढ़िया होगा। और बड़ी से बड़ी मछली फंस जाए तो क्या दिक्कत है भाई? समाज में हमेशा तो एक व्यक्ति ने रहना नहीं ना इस दुनिया में। कम से कम अगर वो लोग कुछ निपट जाए, कुछ मर जाए, किसी का पुलिस एनकाउंटर कर दे, तो कम से कम आने वाले समय में एक नजीर तो बनेगी। जो लोग इन मसलों में फंसे रहेंगे, जो लोग पेपर लीक जैसे कुकृत्य करेंगे, मैंने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखी कि हाकम सिंह रावत का एनकाउंटर करने का ये परफेक्ट टाइम है, ये समय की मांग है। ऐसे आदमी का एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस को ऐसे लोगों के पैर पे गोली नहीं मारनी चाहिए, इनको जान से मारने की जरूरत है। अगले दिन मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि खालिद का बयान छपा हुआ अखबार में। खालिद भी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे एसटीएफ के हवाले मत करना, वो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। इसका मतलब कानून का खौफ होना चाहिए ना, अपराधियों में इस बात का होना चाहिए कि भाई अगर तुम अपराध कर रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा एनकाउंटर होना चाहिए। और जब भाई हाईकोर्ट का एक आदेश मैं पढ़ रहा था, उसमें कहा कि किसी एक बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करना, उसको मौत के घाट उतारना है। आपने उसका भविष्य ऐसे खत्म नहीं किया। एक बच्चे ने वर्षों बरस मेहनत की, प्रयास किए, उस एग्जाम में पास होने लायक हुआ, और आपने एंड टाइम पे पेपर लीक करके उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। आपने उसको मौत से ज्यादा क्या देना है? वो बच्चा क्यों सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? तो निश्चित रूप से ऐसे इस प्रकार के जो एलिमेंट समाज में है, इनको समय रहते कुचलने की जरूरत है। और ये अगर इस मामले में सरकार चाहती है कि भाई आगे सरकार की छवि बने रहे और आगे दुरुस्त रहे चीजें, तो सीबीआई करने से हिचकना नहीं चाहिए। और जब तमाम तरह के मुख्यमंत्रियों ने आज तक सीबीआई कराई है, तो पुष्कर सिंह धामी को भी इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नहीं, राजेश जी, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार, फुल मेजोरिटी की सरकार, आपके पास कोई ऐसा नहीं बैसाखी है, कोई कुछ नहीं, आप 9-10 साल सब सरकार चला रहे हैं, 8 साल से। उन सबके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि जो फैसले लेने से रोक देती है? कई फैसले लिए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर फैसला लेने में किसने रोक लगा दी, किसने टांग पकड़ी है आगे बढ़ने से? नहीं, जहाँ तक पंकज जी, अगर आप देखें इसको, जिस समय इस समय अगर आप उदाहरण देखें, चाहे अलग अलग देशों का है, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही, तो ये मामला सेंसिटिव है। और इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ जो ये प्रकरण है, ये सिर्फ धामी तक सीमित नहीं है। ये प्रकरण जो है संगठन के जो है लोगों पे भी है, और जो संगठन के जो यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं, मतलब संगठन के जो जिनको उत्तरदायित्व मिला हुआ है, उनके बीच भी ये बात हुई होगी। और कहीं ना कहीं सेंटर जो इनकी हाई कमान है, वहां से भी बात हुई होगी, जो प्रभारी है उनसे बात हुई होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है डिस्कशन होने के बाद ही इस पे जो है कुछ उस पे डिसीजन लिया गया होगा। और उसके हिसाब से सरकार, अगर आप बयानों को देखें तो संगठन के भी बयान मिले जुले आ रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी बयान मिले जुले उसी तरह के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों का ये कहीं से कहीं वो डायरेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं कोई एडवाइजरी है, उसके हिसाब से चल रहा है।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र बिष्ट जी, और इससे पहले गजेंद्र भाई जुड़े हुए थे, वो चले गए। तो ये मसला बहुत गंभीर है और एक सवाल तो अब उठ ही रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं कि किसने रोका मुख्यमंत्री धामी जी को कि वो रोकें, वो सीबीआई जाँच के लिए आगे ना बढ़ें? कौन-सा वो दबाव है? क्या क्या वाक़ई में जिस बड़ी मछली का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, वो बड़ी मछली है क्या? जिससे जाल में फँसने का डर सत्ता को भी है, बीजेपी को भी है, और उन्हें बचाने की कोशिश क्या यहाँ पर की जा रही है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल, और वही युवा जिनके बल पर आप सत्ता में आए हो, वो आज सड़क पर हैं, वो परेड ग्राउंड में हैं और वो ये माँग कर रहे हैं। वो ये माँग करते हैं कि सीबीआई जाँच हो। तो सीबीआई जाँचें तो इससे पहले बहुत सारी होती रही हैं। सीबीआई जाँच में कहने में, करवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जब तुम ओर से दबाव है, अगर आप यही डिसीजन कुछ दिनों के बाद लेते हैं, धामी जी, अगर आप सुनते हैं इस डिबेट को, तो अगर कुछ दिनों के बाद आपको यही डिसीजन लेना पड़ता है, तो तब भी आप पर उसी तरह के सवाल आप होंगे जो आज हैं। लेना अगर आपको लेना ही है डिसीजन, तो आज क्यों नहीं? एसआईटी की जगह सीबीआई को आप क्यों नहीं रेफर करते हैं? एसआईटी पर भरोसा नहीं है, तो आप सीबीआई को रेफर कर दीजिए, जिससे कि लगे लोगों को कि हाँ, वाक़ई में धाकड़ सरकार प्रदेश में चल रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा, ज़रूर खबर को लाइक करिएगा, इस डिबेट को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा बेहतरीन तरीके से। इस डिबेट के माध्यम से राजनीति की परत दर परत इस मामले को लेकर खोलने की कोशिश हमारे मेहमानों ने की, राजेंद्र बिष्ट जी ने की, और गजेंद्र रावत जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में कई सवालात किए हैं। उन सवालों के जवाब क्या प्रदेश की सरकार देगी? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।